अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सर ज़फ़र आलम और आप मेरा ऑफिशियल चैनल सर ज़फ़र आलम देख रहे हैं। एमडी कैट और ई कैट में हम लोग फ़िज़िक्स में बुक 1 से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि अभी एमडी कैट या ई कैट के पेपर में होने वाले हैं, उससे मुतालिक हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। नाउ वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इन फिज़िक्स, बुक 1, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या है? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से मुतालिक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस दुनिया में, बल्कि इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जितनी भी मादी चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जबकि कूलम्स लॉ हमें क्या कहता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ फोर्स ऑफ रिपल्शन भी पाए जाते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि ग्रेविटेशन के चैप्टर में जितने भी पार्टिकल्स इस दुनिया में मौजूद है, या जितने भी प्लैनेट इस दुनिया में मौजूद हैं, या जितनी भी मादी चीज़ें इस दुनिया में मौजूद हैं, उन तमाम के दरमियान सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सूरज है उन तमाम प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच कर रखे हुए, इसी तरीके से सिमिलरली ज़मीन है वो चांद को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला एमसीक्यूज़ देखिए, द वेट ऑफ अ मैन इज 600 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या एट द सरफेस ऑफ अर्थ हिज वेट ऑन द मून विल बी डैश। किसी शख्स का वजन ज़मीन पर 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है। आपको ये मालूम करना है कि इस शख्स का वजन चांद पर कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चांद पर चांद पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 1/6 टाइम हो जाता है। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ मून इज 1/6 मल्टीप्लाई बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ। इट मीन्स किसी भी चीज़ का वजन अगर ज़मीन पर दिया हुआ है, जितना भी दिया हुआ है, चाहे वो 600 हो, 1000 हो, 2000 हो, तो यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू बाई 6। आपने इस वेट को 6 से डिवाइड कर देना है। तो आप 600 न्यूटन को 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो इट मीन्स उस चीज़ का वजन चांद पर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी 100 न्यूटन। नेक्स्ट देखें, इफ एलिवेटर मूव्स अपवर्ड विद द एक्सीलरेशन ए, द अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m इन एलिवेटर विल बी डैश। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एलिवेटर या लिफ्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो हम लोग क्या फील करते हैं? हम लोग अपने वेट में थोड़ा सा भारीपन महसूस करते हैं। ज़मीन पर एट द सरफेस ऑफ अर्थ पे, या अगर एलिवेटर स्टेशनरी कंडीशन में है तो हम अपने वेट को कैसा महसूस करेंगे? mg। W इज इक्वल टू mg। अगर एलिवेटर ग्राउंड फ्लोर पे रुका हुआ है या किसी भी फ्लोर पे अगर रुका हुआ है तो इट मीन्स हम जो वेट अपना महसूस करेंगे, फील करेंगे, अपरेंट वेट जिसको कहा जाएगा, वो किसके इक्वल होगा? mg। लेकिन अगर एलिवेटर ऊपर की तरफ मूव करता है, अपवर्ड डायरेक्शन या असेंडिंग अपवर्ड, तो हम लोग अपने वजन में थोड़ा सा भारीपन महसूस करते हैं। तो उस सूरत में हमें mg के साथ ma को प्लस कर देना होगा, mg प्लस ma। और अगर यही कंडीशन रिवर्स हो जाए कि एक एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो आपने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है? माइनस इस्तेमाल करना है। और उस सूरत में हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग एलिवेटर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो हम लोग अपने वज़न में थोड़ी सी कमी महसूस करते हैं, फील करते हैं। ऐसा एहसास होता है कि हमारे वज़न में थोड़ी सी कमी हो गई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरेंट वेट। तो अगर एलिवेटर या लिफ्ट नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो आपने mg माइनस ma इस्तेमाल करना है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है जैसे कि यहाँ पर है तो mg प्लस ma। और अगर किसी लम्हे, फॉर एग्जाम्पल, एलिवेटर का जो केबल है वो अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो कि वो डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर उस सूरत में वो पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और उस एलिवेटर के अंदर मौजूद तमाम चीज़ें अपने अंदर वेटलेसनेस वाली कैफियत महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा महसूस होगा कि हमारा वज़न बिल्कुल क्या हो गया है? ज़ीरो। तो अगर इस एमसीक्यूज़ में यह आ जाए कि द केबल ऑफ द एलिवेटर इज़ ब्रेक, तो उस सूरत में आप वेट क्या लिखेंगे? अपरेंट वेट विल बी ज़ीरो। ऐसा महसूस होगा कि वो जिस्म बिल्कुल ही उसका वेट ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया। नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ वेयर टू श्रिंक बाई 1% वाइल इट्स मास रिमेन्स सेम या कॉन्स्टेंट, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी ऑन द अर्थ सरफेस वुड डैश। आपसे ये पूछा गया है कि अगर
ज़मीन का रेडियस 1% श्रिंक कर जाए, कम हो जाए, तो उस सूरत में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। तो आप ये रिलेशन याद रखें कि g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये रिलेशन g इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आपने ये याद रखना है कि अगर रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज हो जाएगा तो स्मॉल g की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, और अगर रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज हो जाए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1% श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, कम हो जाता है, तो इट मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद देखें, द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी इज दिस। डायमेंशन जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ब्रीफली देखा है, यहाँ पर हम लोग अगेन एक बार देखते हैं। डायमेंशन के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल जो होता है, आप कैपिटल जी के लिए सबसे पहले आप देखें व्हाट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के तहत बराबर होगा F(r²/m1m2)। F क्या होता है, ma के इक्वल होता है, और यहाँ पे है r², अपॉन में क्या है m1 m2। दो मास दिए हुए हैं, एक m1 है दूसरा m2 है, तो एक मास से एक मास को आपने कट कर देना है। यहाँ देखिए एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, आपने एक्सीलरेशन के डायमेंशन को याद रखना है। द डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज LT-2 मल्टीप्लाई बाई r²। r मीन्स डिस्टेंस, इट मीन्स इसके लिए भी आप L इस्तेमाल करेंगे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें आप। अपॉन में आ जाइए, एक मास मौजूद है m लिख दें, ये m अपॉन में ये जब ऊपर जाएगा तो यहाँ +1 से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1 में। इसी तरीके से ये L और ये L², इन दोनों को आप ऐड कर दें, यहाँ पावर +1 मौजूद है तो ये L3 हो जाता है, और साथ में T-2। तो ये किस चीज़ की डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। ये आपने याद रखना है, m-1 L3 T-2। नेक्स्ट देखें, द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी वाज फर्स्ट डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली बाय डैश। सबसे पहला जो साइंटिस्ट जो था जिसने कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट की, वो कौन था, कैवेंडिश। ये आपने याद रखना है, ठीक है। कैवेंडिश ने सबसे पहले कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट की। द ओशन टाइड्स आर कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ डैश। समंदर की जो मौजें बनती हैं जो कि मुसलसल कंटिन्यूसली दिन और रात हर वक्त जारी रहते हैं, तो इसका सबब क्या बनता है, ये किस वजह से होता है, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बोथ द सन एंड मून। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ हो द सन, फिर ऑप्शन में दिया हुआ हो द मून, फिर ऑप्शन में तीसरा दिया हुआ हो बोथ द सन एंड द मून, सूरज और चांद दोनों की वजह से, तो आप दोनों की वजह से लिखेंगे। सूरज की तो अपनी कशिश मौजूद है, चांद की भी कशिश, दोनों के मिल जाने की वजह से ओशन टाइड्स बनते हैं। यही वजह है कि हम लोग देखते हैं कि 14वीं का चांद जब होता है, ठीक है, तो उस दिन समंदर की मौजें बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा होता है, तो दोनों की वजह से होता है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है MCQs, द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी आर डैश। यानी यहाँ पर आपसे रेशो पूछा गया है, तो व्हाट इज द रेशो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो आप यहाँ पर ये देखें कि कैपिटल जी के डायमेंशन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है m-1 L3 T-2। इसके अपॉन में आप जी के डायमेंशन को लिख दें। जी क्या है, एक्सीलरेशन है, और इसका डायमेंशन क्या होता है, L-T-2। तो आप यहाँ पर ये देखें m-1 तो ऊपर मौजूद है, ये रहेगा L से, यहाँ +1 है, यहाँ L की पावर 3 है, +1 में से आप इसको माइनस कर दें ऊपर ले जाकर, 3 - 1 L² हो जाएगा। और इसी तरीके से ये -2 है और ये -2 है, ये -2 ऊपर जाकर +2 होकर दोनों कैंसिल होकर पावर क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से द रेशो बिटवीन द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी एंड स्मॉल जी आर m⁻⁻1 L² T0। इंशाल्लाह तो ये इस तरह इंपॉर्टेंट MCQs कंप्लीट होते हैं। मजीद इंशाल्लाह और भी इसके अंदर चैप्टर नंबर 6 में इंपॉर्टेंट MCQs मौजूद है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, समझाऊंगा। लिहाजा आप लोगों से कहना है कि आप हमारे इस चैनल सर ज़फ़र आलम को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 27 अगस्त को MD-CAT के जो MCQs टेस्ट होने वाले हैं, MD-CAT और इसी तरह E-CAT के भी टेस्ट होने वाले हैं। इंशाल्लाह इन्हीं तमाम MCQs में से आप फिज़िक्स में उसके अंदर देखेंगे और आप आसानी के साथ उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।